हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। पिछले क्लास में सॉल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल पढ़े थे। नाउ योर चैप्टर टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में खास करके एक प्रॉपर्टीज होता है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिजॉल्व है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तब बात होगी किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर नहीं, यहाँ पे अमाउंट पे डिपेंड करता है। यानी सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन and does not depends on the nature of solute। यानी कि चीनी मिलाए कि नमक मिलाए कि NaOH मिलाए या KOH मिलाए, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। कितना मिलाए, हाउ मैनी मोल, हाउ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, उस पर डिपेंड करता हो तो उस प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on the amount of solute या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ solute dissolve in the solution and does not depends on their nature, called as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बच्चा? सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन and does not depends on their nature, called as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, और ये भी देखेंगे कि हाउ दे डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल। तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
शॉर्टकट में RLVP बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. सेकेंड इज elevation in boiling point, elevation in boiling point. Third is depression in freezing point, and fourth is osmotic प्रेशर. तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का. वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अदर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अदर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब देखिए क्या कह रहे हैं, relative lowering in vapor pressure. Vapor pressure is not the colligative properties. Lowering in vapor pressure यानी कि सॉल्वेंट में जब हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा. दैट वेपर प्रेशर का घटना ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? तो नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट तो नेचर पे डिपेंड करता ही है. लेकिन एलिवेशन का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना. तो किसी सॉल्वेंट में जब हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा, दैट इज द एलिवेशन. जो बढ़ेगा दैट विल बी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन. सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट देयर डिप्रेशन. किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा. सिंपल सा मतलब है कि यदि कोई पूछता है कि एक गिलास ही समझिए, ऐसे तो लीटर कहते, गिलास ही से समझते हैं. एक गिलास पानी को गर्म करना है और एक गिलास पानी में 1 मोल या 2 मोल नमक डाल के गर्म करना है. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पानी का कि पानी में मिले हुए चीनी का? तो आंसर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. यानी कि नमक या चीनी यदि पानी में 1 लीटर ही समझो, 1 लीटर में 2 मोल 4 मोल नमक डाल करके उसको बॉईल करेंगे और 1 लीटर खाली पानी को बॉईल करेंगे तो नमक या चीनी डाला हुआ जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी के अपेक्षा ज़्यादा आएगा. दैट इज कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सिंपल इस पर एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं कि which of the following is an example of colligative properties. Option A vapor pressure, option B boiling point, option C freezing point, and option D osmotic pressure. Option is option D only. These are not colligative properties. CP लिख देंगे, समझिएगा colligative property लिखे. समझ में आया कि केवल बॉइलिंग पॉइंट
केवल फ्रीजिंग पॉइंट या केवल वेपर प्रेशर, ये सब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, वेपर प्रेशर का घट जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना या फिर फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। बढ़ जाना, घट जाना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना ऑस्मोटिक प्रेशर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना कि 1 लीटर वाटर में, सिंपल से एग्जाम्पल है कि 1 लीटर वाटर में 1 मोल नमक डाल के फ्रीज कर रहे हैं और 1 लीटर वाटर फ्रीज कर रहे हैं। कौन पहले फ्रीज करेगा? तो जिसमें नमक डाल रहे हैं उस जल्दी फ्रीज कर जाएगा। दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ गया होगा? कैसा प्रॉपर्टीज? ऐसा प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिजॉल्व है उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, हाँ उसके अमाउंट पे डिपेंड करे, या उसमें जितना नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व है उस पे डिपेंड करे। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। Now we begins with first, that is relative lowering in vapor pressure। तो उसको जानने के लिए टॉपिक हमारा वही रहेगा, that is relative lowering in vapor pressure। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। थोड़ा बहुत 11th में भी पढ़े प्रेशर वगैरह, वेपर प्रेशर, गैस का प्रेशर, ये सब। अब पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, या इस चैप्टर में सॉल्वेंट कह सकते हैं। अब देखिए इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं और इसमें लिक्विड ले लेते हैं। अब इसको गर्म करते हैं। तो ये जो लिक्विड है इसके वेपर बनेंगे और ये पिस्टन है। तो जो वेपर बनेगा इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा, इस पिस्टन पे प्रेशर लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। ये प्रेशर जो पिस्टन पे लग रहा है रिवर्स इस लिक्विड के सरफेस पे भी लगेगा। क्या टेम्परेचर T पे मान लेते हैं कि ये लिक्विड इस लिक्विड वेपर के साथ लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया। कहाँ पे आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विड और लिक्विड का वेपर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। क्लियर है? क्या लिए हैं हम लोग? लिक्विड लिए हैं। लिक्विड को गर्म किया तो लिक्विड को गर्म किए तो लिक्विड वेपर बनेगा
और ये वेपर इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा। हमने कहा न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा और ये प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे भी लगेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जब पानी गर्म करते हैं ऊपर से छिप्पी से ढक दीजिए उसको, तो जब ढक देते हैं तब देखते होंगे क्या कि लिक्विड का सरफेस जो है इधर उधर हिलता है, ऐसा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाए। ये ऊपर नीचे तो तभी हो रहा है ना जब ऊपर से जो ढक्कन ढके हैं वो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे एग्जर्ट कर रहा होगा। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर को 3 तरीके से। देखिए कैसे कैसे कि द प्रेशर exerted by the liquid vapor on the surface of liquid at constant temperature or at the boiling point of liquid called as vapor pressure of liquid या solvent. The pressure exerted by the liquid vapor on the surface of liquid, ध्यान दीजिएगा, the pressure exerted by liquid vapor on the surface of liquid. Vapor pressure is a surface phenomenon, इसीलिए कहा जाता है कि वेपर प्रेशर कैसा फिनोमेनन है, तो सरफेस फिनोमेनन है। तो लिक्विड के सरफेस पे लगेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहाँ पे? कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर होगा? तो उसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। एट द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड का एट द बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और लिक्विड वेपर कहाँ पे आ जाता है? इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। लिक्विड और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ये वेपोराइजेशन है और इधर से कंडेंसेशन है, यानी कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि द प्रेशर exerted by the liquid on the surface of liquid at the boiling point of liquid called as वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। 2 डिफिनीशन। तीसरा डिफिनीशन भी दे सकते हैं हम लोग ऐसे, उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिएगा। तीसरा डिफिनीशन ऐसे भी दे सकते हैं कि द प्रेशर exerted by the liquid vapor
on the surface of liquid when the rate of vaporization is equal to the rate of condensation of liquid, called as vapor pressure of liquid. Clear? वेपर प्रेशर कैसा फेनोमेनन हुआ? तो वेपर प्रेशर इज सरफेस फेनोमेनन, है ना? वेपर प्रेशर कैसा फेनोमेनन है? तो वेपर प्रेशर एक सरफेस फेनोमेनन है। क्लियर? वेपर प्रेशर क्या होता है समझ में आ गया? लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है समझ में आ गया? अब इसी को सॉल्यूशन में इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और कुछ देख लें। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर किस किस बात पर डिपेंड करता है? तो बाबू सबसे पहला बात तो ये सरफेस फेनोमेनन है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर द वेपर प्रेशर। है कि नहीं? दूसरा, जैसा कि जानते हैं प्रेशर तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो एक क्लॉसियस कैप्लाप्रिकॉन इक्वेशन है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं शायद इसको। log P2 बाई P1 बराबर डेल्टा H बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। और कोई कोई किताब में ऐसा भी लिखा होगा log P1 बाई P2 कर देंगे तो भी डेल्टा H बाई 2.303 R उधर हो जाएगा 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। लेकिन हम तो कहेंगे कि इसी को याद रखिएगा, तो कंफ्यूज करिएगा कि T1 बाई T2 था कि T1 माइनस T2 था। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है देख लिए। क्लियर? यहाँ पे बोलने वाली क्या बात? P1 पे टेम्परेचर T1 और P2 पे टेम्परेचर T2। क्वेश्चन भी इस पर है बुक में, देंगे। डेल्टा इज ज़्यादा कुछ नहीं, वो जो पढ़ के रखें पहले से वही है, इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल
और इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। कहाँ लिखे तो यहाँ पे इसके लिए लिख दे रहे हैं कि डेल्टा एच को इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी लिख सकते हो, या कभी कभी बुक में ऐसा भी देगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल, दोनों एक ही बात है। P1 हो गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T1 एंड P2 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T2। क्लियर? समझ लिए बात को। आर गैस कांस्टेंट जो पहले से पढ़े हैं, यहाँ पे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन भी ले सकते हैं, या प्रेशर है तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन ले सकते हैं, या फिर 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन भी ले सकते हैं। वो देखना है आर का वैल्यू, बाकी सब तो देख ही लिए थे। तीसरा फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर। वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर भी अफेक्ट कर सकता है, यानी प्रेशर जो बाहर से लगाया जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके लिए वही कैल्सियस कैल्प्रियन इक्वेशन है, log P2 बाई P1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाई 2.303 RT P2 माइनस P1। यहाँ देखिएगा दो तरह का P2 है, एक छोटा P से लिखे हैं और एक बड़ा P से लिखे हैं। छोटा P जो है वो वेपर प्रेशर है और बड़ा P जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। मिटाएं दे ऊपर बोला। तो क्या लिखेंगे? P2 इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एक्सटर्नल प्रेशर P2 and P1 is vapor pressure of liquid at external pressure P1। और ये VL लिखा हुआ है, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और क्या है? आर तो वही पहला वाला ही गैस कांस्टेंट है, और टी जो है टेम्परेचर पुट करिएगा इन केल्विन स्केल। ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर पे वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करेगा? क्लियर? और चौथा डिपेंडेंस है नेचर ऑफ लिक्विड। ये तो रहेगा ही, जैसा नेचर होगा लिक्विड का वैसा वेपर प्रेशर होगा। लिक्विड हैविंग मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड हैविंग
more intermolecular force of attraction, यानी लिक्विड लिक्विड के बीच में जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब यदि रिप्रेजेंट है लिक्विड लिक्विड के बीच में, तो लिक्विड हैविंग मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज लोअर वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। जैसा 100 डिग्री पे एक ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल को हीट करेंगे और 100 ही डिग्री पे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले को हीट करेंगे, तो वेपर प्रेशर कम आएगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट किन बातों पे डिपेंड करता है, क्लियर हो गया। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मेनली तो हम लोग को वहीं पे जाना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, अच्छा एक बात और करनी है, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट दो तरह का होता है, वन इज वोलेटाइल सॉल्यूट, अदर इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट उसको कहते हैं ना जो भोला के पास चला जाता है, यानी कि जो वेपोराइज हो जाता है, उसको कहते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट which vaporizes and solute which can't vaporizes। ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट होगा उसको कहेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको कहेंगे, तो सॉल्यूट बीच कांट वेपोराइजेस, जो वेपर नहीं बनेगा उसको कहेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जो भोला के पास नहीं जाएगा उसको कहेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए लिक्विड को अब हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ भी एक पिस्टन लगा देते हैं, इसमें सॉल्वेंट ले लेते हैं। दूसरा एक सॉल्यूट भी रखना है, तो एक सॉल्यूट वाला कंटेनर ले लेते हैं। अब ये आपका कंटेनर में
सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्यूट दोनों आ जाएगा। ये देखिए, है ना, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, है ना। अब सॉल्वेंट को भी हीट करेंगे, सॉल्यूट को भी हीट करेंगे, और सॉल्यूशन को भी हीट करेंगे। क्या? अब उसका वेपर प्रेशर मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो बताए कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का वेपर जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो उसके वेपर प्रेशर को P01 कहेंगे। सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट को 1 कहें, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। और सॉल्यूट की भी वेपर बनेंगे यहाँ पे, दैट इज P02 कहेंगे। P0 इसलिए करेंगे वो प्योर स्टेट में, और यहाँ पे दोनों के वेपर बनेंगे, वेपर ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज वेपर ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट, दैट इज वेपर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर P होगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो क्या होगा, ये बात करनी है। मेजर कैसे होगा वो तो हम लोग यहाँ पे याद होगा, 11th में पढ़ा रहे होंगे, तो क्लोज लिम्ब मैनोमीटर लगा देंगे और मरकरी रख लेंगे, मरकरी का हाइट बढ़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो अब क्या है यहाँ पे कि इसको न्यूमेरिकली कितना प्रेशर लगाया जाएगा, सॉल्यूशन कितना वेपर प्रेशर लगाएगा, न्यूमेरिकली इसको राउल साहब एक नियम दिए, दैट इज द साइंटिस्ट राउल्स लॉ। राउल साहब ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सा बात कहें कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंड्स करेगा उसके अंदर जो सॉल्वेंट या सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोले हैं कि वेपर प्रेशर exerted by the solution is directly proportional to the mole fraction of their components present in the solution। यानी कि इन्होंने कहा जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर, कहाँ लिखे, सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के द्वारा क्या लगेगा, दैट इज P1, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन, जैसे P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P2 इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर है, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1।
and P2 is directly proportional to X2। तो सिंपली हो जाएगा P1 बराबर P01 इंटू X1 एंड ऑल्सो P2 बराबर P02 इंटू X2। Where P01 is the vapor pressure exerted by the solvent in pure state and P02 is the vapor pressure of solute in the pure state। अब ये दो प्रेशर को डाल्टन्स लॉ लगा करके हम लोग जोड़ देंगे। देखिए ऐसे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन साहब आ गए यहाँ पर, चूंकि वेपर की बात हुई, गैस की बात हुई, तो टोटल प्रेशर P बराबर P1 प्लस P2 ना P बराबर P1 है P01 X1 प्लस ये हो जाएगा P02 X2। दैट्स सिंपल। ये टोटल प्रेशर P निकल जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई बात? अब वहाँ पे कौन क्या है ये लिखना पड़ेगा। तो P जो है ये हो गया आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P01 क्या है, दैट इज, पहले P1 क्या है, तो इसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। P2 क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है। अब देखिए P01 क्या है, तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट और व्हेन प्रेजेंट एलोन। P02 क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट और व्हेन प्रेजेंट एलोन, जब वो अकेले प्रेजेंट था, यानी ये वाला केस, अलग अलग जब प्रेजेंट था। क्लियर हो गया? अब उसमें और भी बचा हुआ है 2 लाइन। X1 क्या है, तो X1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सब पे बहुत ध्यान रखिएगा। और X2 क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आपको टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मिल जाएगा उस फॉर्मूले से, P बराबर P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। क्लियर? अब एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालते हैं कैसे, तो कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये तो
आप राउल्स लॉ सब देख ही लिए, P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करा देते हैं कि हाउ यू ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्वेशन। तो देखिए क्या किया जाता है कि ये एक बीकर है, इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं ऐसे। अब इसके बाहर एक ऐसा कंटेनर और ले लेते हैं, ये भी कंप्लीटली सील होगा। इसके अंदर हम लोग वाटर रख लेते हैं। वाटर यहाँ पे थर्मोस्टैट का काम करेगा, टेम्परेचर लॉस होने नहीं देगा। इस कंटेनर को हीट करते हैं, इसके अंदर है लिक्विड, सॉल्यूशन आपके इसके अंदर है। ये वेपर प्रेशर लगाएगा पिस्टन पे, इसके रिटर्न इस पे लगेगा। अब देखिए एक ऐसा मेड कर लेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे, और इस तरह का एक मैनोमीटर लगा देंगे। अब जैसा कि पता है आप लोगों को कि ये ट्यूब है, क्लोज लिम्ब मैनोमीटर लगा दिए, क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर लगा दिए। अब इसमें पहले यू ट्यूब है, ग्रेविटेशन दोनों तरफ बराबर लगेगा जी, तो मरकरी रखना था इसमें, तो बराबर रहेगा हाइट, लेकिन प्रेशर यहाँ पे, जब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा तो पानी यहाँ है, यहाँ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन गर्म हो रहा है इस पानी की हीट से। अब पानी और पानी का वेपर, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का वेपर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया, तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। ये पानी इसलिए रखा गया है कि दिस सेपरेटस कांट इमिट हीट आउटसाइड। अब क्या होगा कि जब प्रेशर यहाँ पे बनेगा तो ये गैस लिक्विड वेपर इधर भी आएगा, और लिक्विड वेपर जब इधर आएगा तो इधर का हाइट घटेगा और इधर की हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इंडिकेट P बराबर HdG, फॉर्मूला पढ़े होंगे पहले, उससे आप वेपर से अब सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, वो प्रेशर मेजरमेंट, वो सॉल्यूशन का मेजर करिए या किसी भी लिक्विड का मेजर करिए, तरीका तो वही होगा, लेकिन राउल साहब उसको चेंज कर दिए कि दैट नॉट, मतलब ऑब्जर्वेशन के अलावा आप ऐसे भी इसको मेजर कर सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को अब क्या रहेगा कि पता रहेगा कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, तो टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। दैट इज P इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। क्लियर है? तो थैंक यू। इसके बाद फिर अगले क्लास में इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इस फार्मूले के साथ थोड़ा खेलेंगे। क्वेश्चंस अभी शायद बने, नहीं भी बन सकता है, अगला क्लास होगा देन आफ्टर क्वेश्चंस बनेगा। थैंक यू।